कांग्रेस की आला कमान ने वो काम कर दिखाया है जिसकी हम उनसे मुद्दतों से उम्मीद कर रहे थे और वो नहीं कर पाते थे। न केवल नहीं कर पाते थे बल्कि वो काम को बिगाड़ दिया करते थे, जिससे पार्टी को भी नुकसान होता था, विपक्ष की राजनीति को भी नुकसान होता था और भारतीय जनता पार्टी की और बल्ले-बल्ले हो जाती थी। लेकिन कर्नाटक के संदर्भ में उन्होंने, मुझे लगता है मुद्दतों बाद, और शायद उससे पहले केरल के संदर्भ में भी, केरल में मुख्यमंत्री चुनने का सवाल और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का सवाल, ये 2 काम अभी जो कांग्रेस आला कमान ने किए हैं, इसमें भी मुझे लगता है बहुत हीला-हवाला हुआ है, बहुत देरदार हुई है, बहुत घिचड़-पचड़ हुई है, हैं? अ, तो इस पे हमारे मित्र आशुतोष ये कहते हैं और उनकी बात में दम भी है कि जो पार्टी कुछ लोकतांत्रिक तरीके से और सलाह-मशवरे के ज़रिए काम करती है, आप उसको उसकी खूबी ना मान के उसकी कमज़ोरी मानने लगते हैं। क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा मॉडल पेश कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति जो कह देता है, बाकी सब लोग सिर झुका के उसकी बात मान जाते हैं। जिस पार्टी में आला कमान की बात पे सवाल उठता है और आला कमान को निर्णय लेने में थोड़ी उलझन होती है, अपने क्षेत्रीय मनसबदारों से बातचीत करनी पड़ती है, या कभी-कभी झुकना भी पड़ता है, कभी-कभी टालना भी पड़ता है। इस चीज़ को कमज़ोरी ना माना जाए, बल्कि इस चीज़ को कांग्रेस की खूबी माना जाए, क्योंकि अभी वो भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पे उसने अपना रीऑर्गनाइजेशन नहीं किया है। तो पहली बात तो ये है कि गुज़रे दिन जब सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि मैं राहुल गांधी की बात मानूँगा, राहुल गांधी ने मुझसे कहा इस्तीफा देने के लिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लगभग ये तय है कि अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले सतीशन को केरल का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि यहाँ आला कमान में सक्रिय जो वेणुगोपाल थे, वो उसके उनको कड़ी प्रतियोगिता वहाँ पर दे रहे थे। तो कांग्रेस के अंदर ये जो 2 घटनाएँ हुई हैं, इसको आप कोई पैराडाइम शिफ्ट मानते हैं आला कमान की लीडरशिप में? या ये ऐसे ही हो गई हैं 2 घटनाएँ, इससे कांग्रेस के काम करने के तरीके पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा? आप किस तरह देखते हैं इसे? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दूसरों की गलतियों से और अपनी गलतियों से सीखना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो बात शायद ये समझ गई है कि हमारी स्टेट्स में मुख्यमंत्री चाहिए होते हैं, वाइसरॉय नहीं चाहिए होते। अंग्रेजों के जमाने में तो कांग्रेस लड़ती थी वाइसरॉय से, ये वाइसरॉय नहीं चाहिए। केसी वेणुगोपाल जो थे, उनको मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया कि वहां पर जो आगे से लड़ाई लड़ी है, सतीशन ने नेतृत्व दिया है स्थानीय लेवल पर, उसका रिकॉग्निशन बड़ा जरूरी था। और केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बड़े नजदीकी माने जाते थे। तो ये मैं समझता हूं कि जो जनादेश था केरला में, उसकी अवमानना होती अगर केसी वेणुगोपाल को बना दिया जाता। ये बात अलग है कि वहां पर एमएलए उनको चाहते थे। क्यों चाहते थे एमएलए? इसलिए चाहते थे कि टिकटों के वितरण में, क्योंकि वो राहुल के नजदीक थे, उन्होंने एक प्राथमिक भूमिका निभाई। लेकिन दैट डजंट मेक हिम लीडर ऑफ द केरला पीपल ऑटोमेटिकली। जो इस इलेक्शन में केरला के लोगों ने अपना नेता चुना, वो सतीशन था, और ये केरला की जनता का सम्मान है। अब आते हैं हम कर्नाटक पे। कर्नाटक में कन्नडिगा जो जनता थी, कन्नडिगा जो थी, देखिए सिद्धरामैया जो है, उसने अपनी राजनीति देवराज अर्स की तर्ज पे रखी। अहिंदा कंबाइन जो है, वो देवराज अर्स की बनाई हुई है, जो उसने विरासत में ले ली। अहिंदा के बारे में जरा नई परख के दर्शकों को बता दीजिए कुछ। हाँ, देखिए, अहिंदा जो है वो 3 जातियों का, 3 कास्ट ग्रुप्स का समूह है, मतलब जिसमें कि माइनॉरिटीज हैं, जिसमें कि ट्राइबल्स हैं, और जिसमें कि बैकवर्ड्स हैं, पिछड़े हैं, ओबीसी। और आरसू समाज से आते थे देवराज अर्स साहब, जो कि एक क्षत्रिय समाज है, और वो मैसूर के राजसी परिवार से रिश्ते थे उनके। ही वॉज रिलेटेड टू दैट राजसी परिवार ऑफ मैसूर, जो कि जनता में बड़ी उसकी इज्जत, आज के दिन भी बड़ी इज्जत है उसकी। तो मेरा कि ये देवराज 2 है। मुझे याद है कि जब इलेक्शन हुआ था कुछ बरस पहले, तो मैंने लिखा था कि विल सिद्धरामैया भी देवराज अर्स 2। आज के दिन मैं कह सकता हूं कि ही वॉज देवराज अर्स 2, और इसीलिए आज भी वो अपनी स्टेट के बाहर आकर राजनीति नहीं करना चाहते। उन्होंने जगह छोड़ दी
डीके शिव कुमार के लिए। अब डीके शिव कुमार की चॉइस को हम कंपेयर करते हैं सिद्धारमैया के अपने राजनीतिक जीवन से। देखिए, डीके शिव कुमार भी सदन कर्नाटक में वर्चस्व रखने वाला नेता है, वोकलिका समाज से आता है, जो कि एक लैंडेड जेंट्री है और बड़ी इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है, जिस समाज से पूरा गौड़ा परिवार भी आता है, देवेगौड़ा परिवार भी आता है। अब देखे देवेगौड़ा परिवार जो आज के दिन है कि देवेगौड़ा जी जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे इस देश के और कांग्रेस के सौजन्य से रहे, आज राज्यसभा के मेंबर हैं बीजेपी के सौजन्य से, शायद रिटायर हो गए अब, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बीजेपी के सौजन्य से हैं। तो वो तो ऐसी स्टेपनी थी जो हर कार पे लग जाती थी। मैं उनकी जाती तौर पे बड़ी इज्जत करता हूं गौड़ा साहब की। वो उनकी बड़ी बदनामी की बीजेपी ने जब वो प्रधानमंत्री थे कि ये तो सोए रहते हैं, इनको कुछ नहीं आता है, जब भी उठते हैं तो बेंगलोर की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, देश की बात नहीं करते। तो आज के दिन मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो दो महानुभाव हैं जो आज के दिन सर्वोच्च स्थान पे हैं भारतीय जनता पार्टी में जी, वो कौन से प्रदेश की बात करते हैं गुजरात के अलावा? वो भी अटके हुए हैं ना गुजरात पे जी। तो जो अपना प्रदेश होता है जहाँ जड़ें होती है आदमी किसी भी नेता की, उसको प्राथमिकता कोई भी नेता देता है। और मैं ये मानता हूं कि वोकलिका समाज से डीके शिव कुमार आते हैं। डीके शिव कुमार, आप उनको हेनरी किसिंजर बोल सकते हो कांग्रेस का, या हेमंत बिस्वा शर्मा बोल लो, अगर आपको उतनी इज्जत नहीं देनी है उनको तो। हेनरी किसिंजर क्या था? वो तो ट्रबल शूटर ऑफ रिचर्ड निक्सन। और हर पार्टी को, हर राजनीतिक दल को ट्रबल शूटर चाहिए होता है जी, जो कहीं भी जाकर कोई भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जरूरत हो तो वो कर सके, क्राइसिस मैनेजमेंट वो कर सके। और क्राइसिस मैनेजमेंट बड़ा सुनियोजित तरीके से डीके शिव कुमार ने किया। 2018 में जिस तरह से उन्होंने कुमारस्वामी की सरकार को बचाने की कोशिश की, मैं प्रत्यक्षदर्शी था उसका, मैं उस वक्त कर्नाटक में था और हम देख रहे थे नजदीक से कि किस तरह से उस आदमी ने बहुत ज्यादा रिस्क लेकर पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद उसको 50 दिन जेल में रहना पड़ा, उसके खिलाफ कोई इनकम टैक्स का केस हो गया और उसके बाद वो बाहर निकले जब वहां से, तो उन्होंने बोला कि आई हैव प्रूव्ड माय लॉयल्टी टू द पार्टी। क्योंकि डीके शिव कुमार वहां वो डरा नहीं जिस तरह से और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के डर गए और बीजेपी में शामिल हो गए। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, हम उनसे हमारी जान पहचान है, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन एक राजसी परिवार से है। और दूसरा तो लड़का ये था कि वो उनके पिता तो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हुआ करते थे राजीव गांधी के, और उसके बाद वो इलेक्शन भी लड़े सोनिया गांधी के खिलाफ, उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी आ गए इस तरफ। तो मेरा ये कहना है कि जो आदमी अपने दम पर बिना डरे राजनीति कर रहा है, बीजेपी में जो लोग हैं वो बहुत से ऐसे हैं, लेकिन वो डर कर बीजेपी के शामिल हुए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप गिन लें, सर्वप्रथम उनमें से वो है कि उनके खिलाफ केसेस थे और उन केसेस के चलते उन्होंने सोचा कि बेस्ट मेरे को इंश्योरेंस मिल सकती है इस पार्टी को ज्वाइन करके। काफी हद तक दिस वाज आल्सो द इम्पल्स ऑफ वेरी रिस्पेक्टेड, वेरी ऑनरेबल मिस्टर अमरिंदर सिंह, लेकिन उनको बुला के बिठा लिया अपने पाले में, लेकिन उनसे कोई काम करवा नहीं रहे हैं पंजाब में। हो सकता है इलेक्शन के दौरान उनका नाम उछालें, उनको आगे करने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ये कहना है कि डीके शिव कुमार ने अपनी पॉलिटिकल टिम्बर प्रूव की, डीके शिव कुमार ने अपनी स्टेइंग पावर प्रूव की, डीके शिव कुमार ने अपनी टेनेसिटी ऑफ पर्पस प्रूव की, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बना और साथ काम किया सिद्धारमैया साहब के। और अब सिद्धारमैया ने उनका नाम लेकर कहा है
कि मेरी जगह वो आएंगे। ये कभी होते हुए देखा है आपने? मैंने तो नहीं होते हुए देखा हाल ही के वर्षों में किसी राजनीतिक दल में, क्योंकि हाल ही के वर्षों में जो राजनीतिक दल सत्ता में है और जिसने प्रदेशों में सरकार बनाई है, उसके बारे में तो हमारा चंपू मीडिया कहता है देखिए सीक्रेसी कैसे रखते हैं, पता ही नहीं चलने देते किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, घोड़ों की रेस हुई है और उसके बाद किसी खच्चर को आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो कौन आकलन कर पाएगा? वो तो रहेगा ना, इट विल रिमेन अ सीक्रेट। और जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही के वर्षों में, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, असम के मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वहां जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस एक्सपीरियंस में बनाए गए कि कल को कहीं खड़े होकर हमारे बराबर के नेता ना बन जाएं, कहीं शिवराज सिंह चौहान ना बन जाएं, कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया ना बन जाएं। तो क्या बात कर रहे हैं हमारे मीडिया के लोग? तत्कालीन इतिहास को भूलकर आकलन कर रहे हैं। आज कहीं मैं एक अखबार में पढ़ रहा था जिसके लिए मेरे मन में बड़ी इज्जत है, जिस अखबार के लिए, वहां बोला कि जो कांग्रेस ने किया है कर्नाटक में, इट इज अ लीफ आउट ऑफ द बीजेपी बुक। अब आप मुझे बताइए, यानी कि जहां पर विरोधी पक्ष सकारात्मक लग रहा है, सफल लग रहा है नए नेतृत्व के चयन में, वहां भी आप बीजेपी को क्रेडिट दे रहे हैं। भाई एट दिस रेट, कल को आपको बच्चा अगर टॉप करेगा किसी एग्जामिनेशन में, उसका क्रेडिट भी आप बीजेपी को दे देना। हालांकि लोग मानेंगे नहीं उसको, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो टेस्ट लेने की प्रथा चल रही है, जो एजुकेशन की सेक्टर का दुर्दशा है, उसके चलते लोग मानेंगे नहीं। ठीक बात है। लेकिन मेरा ये कहना है अभय जी कि जो कांग्रेस पार्टी ने सीखा है, जो वो कहते हैं ना, जब इनकी अकल बेच खाई थी इन्होंने, और उस दौरान जो इन्होंने गलतियां की हैं, अब उस गलती को सुधारने की चेष्टा कर रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। क्योंकि इस देश को एक ऐसा विपक्ष चाहिए जो लोगों को लगे कि वो दानिशमंद है, उसमें विजडम है। क्या? क्योंकि जो पार्टी विपक्ष में सही तरह से खड़ी नहीं हो पाती है, तो लोग उसको क्यों वोट करेंगे, उसको मैंडेट क्यों देंगे सरकार चलाने के? तो विनोद जी, तो इसका आपके विश्लेषण से ये नतीजा निकलता है कि हम ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी ने इन दोनों मसलों में, केरल के और कर्नाटक के, जो लोग उनके नजदीक थे, यानी जिनको वो हमेशा राजनीतिक बैकिंग दिया करते थे, इनकी पीठ पे उनका हाथ रहता था, उनकी बजाय उनका चुनाव नहीं किया, बल्कि चुनाव दूसरे का किया जो उनकी निगाह में उन नजदीकी से तय नहीं होता था। जैसे कि उन्होंने वेणुगोपाल का चुनाव नहीं किया, सतीशन का चुनाव किया। सब लोग जानते हैं कि सिद्धरमैया जो है वो कांग्रेस आला कमान में, राहुल गांधी उनके सबसे बड़े समर्थक थे सिद्धरमैया के, लेकिन उन्होंने सिद्धरमैया से खुद कहा कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए, और उन्होंने वेणुगोपाल से भी कहा होगा कि भाई छोड़िए, सतीशन को बन जाने दीजिए। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बिना ये दोनों निर्णय नहीं हो सकते थे। देखिए, बीच बीच में एक खबर आ रही थी कर्नाटक के संदर्भ में जी, कि मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं मुख्यमंत्री। अब आप मुझसे बड़ी कोई अहमकपन की बात है क्या किसी को सजेस्ट भी करने की? भैया, एक फैक्टर ये था सिद्धरमैया के जाने का कि वो 80 के होने वाले हैं, और जो उनसे उम्र में बड़े हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे को बना देंगे। और ये हमारा दानिशमंद मीडिया बता रहा है जनता को। देखिए, जितना भी अपना फ्रीडम का एक्सर्शन करती है ना हमारे मीडिया आजकल की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको कि एम्बेडेड मीडिया बोलते हैं, वो हिंदी वाला शब्द मैं जान के इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, कि वो जो मीडिया है वो अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करता, उसको जो डिक्टेशन दी जाती है बीजेपी के द्वारा वही दोहराता है। इसमें एक और बात है, जो डीके शिव कुमार आप बताया कि वो किलेगा नेता हैं, और वो किलेगांव की राजनीति देवगौड़ा परिवार कर रहा था। आजकल देवगौड़ा परिवार थोड़ा मुरझाया हुआ है, बिखरा हुआ सा है, हालांकि उन्होंने कुमार स्वामी को बना रखा है केंद्र में मंत्री है, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से राजनीति देवगौड़ा, वो किलेगांव की राजनीति का जो वो है केंद्र है, वो देवगौड़ा परिवार से शिफ्ट होकर इधर आ सकता है। अरे भैया, ये आदमी जो है
ही वॉज द अंडरस्टडी ऑफ SM कृष्णा, हाँ जो कि बड़ा वोकली का नेता था। हाँ बिल्कुल। और कर्नाटक का मुख्यमंत्री रहा हाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के टाइम पे। और उसके कार्यकाल में और उसके साथ साथ हमारे चंद्रबाबू भी उस वक्त तो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। सो ये दो चेहरे थे ऑफ द फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री, और जिनकी हैसियत के चलते जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई दोनों प्रदेशों की 40%, 42% कर्नाटका एंड 40% आंध्र प्रदेश, ये जो दोनों थे ये उसका अंडरस्टडी है। कौन? SM शिव कुमार, DK शिव कुमार। और SM कृष्णा भी बीजेपी में चले गए, लेकिन ये नहीं गया। तो ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा है कि मैंने अप्रूव माय लॉयल्टी टू द पार्टी। जेल में रहने के बाद भी पार्टी नहीं छोड़ी उसने। उनके गुरु चले गए उस पार्टी में, उन्होंने नहीं छोड़ी पार्टी, और अभी तक पार्टी के साथ डट के है। और जहां जहां पार्टी सत्ते में होती है, जहां जहां पार्टी क्राइसिस में होती है, वहां पर पहुंचकर अपना योगदान देने की कोशिश करता है कि क्राइसिस से निकल आए पार्टी। हर बार सफल नहीं होता, लेकिन आप स्पिरिट को तो डिनाई नहीं कर सकते। उसकी स्पिरिट तो सही है, उसकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो सही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि आज के हालात में, और अगर लीडरशिप चेंज की जो जरूरत थी, वादा था इलेक्शन के बाद, ये वादा हुआ था कि 2.5 साल दोनों राज करेंगे। 3 बरस सिद्धरामैया ने राज किया, और अब बताया जा रहा है कुछ टीवी चैनल्स के बारे में के द्वारा हमको कि उनका बेटा यतेंद्र नाम है उसका, शायद सिद्धरामैया का बेटे का नाम भी यतेंद्र है, और वो जो हमारे जो कर्नाटक के बीजेपी वाले जो हैं जो उनके पहले मुख्यमंत्री थे, येदुरप्पा का बेटा भी शायद यतेंद्र ही है। अच्छा, शायद उसका नाम यतेंद्र ही है। आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक सो। और वो उसको भी वो एक औहदा मिला हुआ है। तो देखिए, ये वहां पर कर्नाटक में बड़े नेता का पुत्र जो है, उसको उसमें उसकी विरासत को चमकाने के लिए ये प्रक्रिया होती है, हर जगह होती है, और सदर्न स्टेट्स में ये काफी प्रचलित है। अगर आप केरला को छोड़ दें तो आंध्रा में, तेलंगाना तो अर्सवाइल आंध्रा ही है, और फिर अपने तमिलनाडु में और कर्नाटक में, तो इन प्रदेशों में ये प्रथा प्रचलित है। और जो अब ये डिसीजन हुआ है DK शिव कुमार को, और वो कहते हैं कि 15 अपने MLAs को मंत्री बनवाना चाहता है सिद्धरामैया। देखेंगे, पता चल जाएगा कितने बनते हैं उनमें से। तो मेरा ये कहना है कि DK शिव कुमार ने कोई भी गलत वाक्य इस्तेमाल कभी भी सिद्धरामैया के खिलाफ नहीं किया। और मैं समझता हूं कि सिद्धरामैया के बिना उसका काम चलेगा भी नहीं कर्नाटक में। उसको पता है कि अहिंदा प्लस वोकलिगा विल बी अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। तो एक बात और बताइए विरोध जी, एक बात और बताइए, 80 से पहले होता ये था कि कर्नाटक में जो पार्टी सत्ता में होती थी वो जीत जाती थी, हारती नहीं थी। 80 के बाद से आज तक जो पार्टी सत्ता में हुई वो जीत नहीं पाई दोबारा। लगातार 2 चुनाव एक ये पार्टी नहीं जीती। इसका मतलब है, अच्छा, अगर कांग्रेस आलाकमान ये मानता है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हो रही थी, जो निश्चित रूप से थी, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत मतलब सुनहरे हरूफों में लिखी जानी चाहिए कांग्रेस की सरकार, इतना शानदार उसने हुकूमत चलाई, ऐसी कोई बात है नहीं। हम लोग उसका विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, इसलिए छोड़ दीजिए उसको, है। तो वो सही बात है आपकी। हाँ, तो वो कि सिद्धरामैया जो है अपने साथ अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को भी ले जाएंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो DK शिव कुमार को करना पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा जी, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने के लिए एक कास्ट कंबाइन, अगर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग कास्ट कंबाइन है तो आपको उसको झेलने में आसानी हो जाती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी धर्म दिखाकर महंगाई छुपा लेती है, धर्म दिखाकर भ्रष्टाचार छुपा लेती है, आपको सोशल कॉम्बिनेशंस की जरूरत होती है और सोशल ग्रुप्स की जरूरत होती है जो आपके समर्थन में खड़े हो जाए जी। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव वगैरह ने इलेक्शन जीता था नीतीश कुमार के साथ मिलकर, बावजूद इसके कि लगभग भरपूर प्रचार था कि ये जीतेंगे नहीं दोनों मिलके, और वो इलेक्शन जीत गए थे दोनों मिलकर,
और अपनी बेवकूफियों से वो गठबंधन तोड़वा लिया, एक दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा में। तो उस वक्त भी कम्युनल पोलराइजेशन वहां पर संभव नहीं हुई, क्योंकि अभय जी जहां जहां सक्षम सोशल ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं ऐसे प्रचार के खिलाफ विरोध में, वहां पर सांप्रदायिकता नहीं फैलती। और अहिंदा जो कॉम्बिनेशन है वो एक रीजन है जिसके चलते सांप्रदायिकता कुछ एक जगह को छोड़कर नहीं फैलती कर्नाटक में। और सिद्धारमैया का यूएसपी क्या है? उसने रिजाइन करने के भी बाद कहा, दोहराया कि मैं फिरका परस्त कौमों के खिलाफ लड़ता, लोगों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। फिरका परस्ती के खिलाफ हूं मैं, कम्युनिज्म के खिलाफ हूं मैं। तो मैं समझता हूं कि डीके शिव कुमार को, उससे उम्र में छोटे हैं, 61 बरस के हैं लगभग मेरा ख्याल डीके शिव कुमार, और ये बात सच है कि वो कई काम ऐसे करते हैं जो पार्टियां चलाने के लिए करने पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी टेक्नोलॉजी भरपूर है, तो उन पे उंगली उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है किसी भी दल के लिए, क्योंकि अगर उंगली उठाएगा तो उनकी तरफ 3 उंगलियां स्वयं की तरफ होंगी। लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। नहीं, मेरा पॉइंट जरा सा दूसरा था, मैं साफ कर दूं। देखिए, कर्नाटक की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में बंगलोर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक का जो पूरा रेवेन्यू है, पूरी आमदनी है, वो 40% तो केवल बंगलौर से पैदा होती है। बाकी हिस्से धीरे धीरे करके उनका ग्राफ नीचे गिर गया है रेवेन्यू जनरेशन में, अर्थव्यवस्था के लिहाज से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोशिश जरूर की एक इलाके को कुछ महत्व दिलाने की, लेकिन वो सब चला नहीं मामला, मतलब जो है। तो ये डीके शिव कुमार के सामने काफी चुनौतियां होंगी इस सिलसिले में। वो स्वयं मिनिस्टर थे, इंचार्ज ऑफ सिविल अफेयर्स, इंचार्ज ऑफ कर्नाटका डेवलपमेंट, मतलब बेंगलोर डेवलपमेंट। तो बेंगलोर का जो डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था उनके पास था, और वो अभी तक पूरी तरह से उसमें सफल नहीं हुए। और बीजेपी आज भी दावा करती है कि जो भी वहां विकास हुआ वो हमारे कार्यकाल के दौरान हुआ। अब वो मुख्यमंत्री है, अब उसके सामने चैलेंज है। अब वो ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी बात सुनी नहीं गई या मेरी बात मानी नहीं गई और मुझे मौका नहीं दिया गया। उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बेंगलुरु को प्रायोरिटी नंबर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स पे, उसके भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी डीके सुरेश की बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स पे है। तो इन लोगों का अपना हित भी जुड़ा हुआ है पार्टी के हित के साथ। और मैं समझता हूं कि डीके शिव कुमार की जो काबीना बनेगी, जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, उसको देखकर हम ज्यादा इन्फॉर्म चर्चा कर सकते हैं उसमें। लेकिन मुख्यमंत्री के पास एक्सक्यूजेस का मौका बचता नहीं है कोई, क्योंकि उसकी मेज पे ही सब डिसीजन होते हैं। द बक स्टॉप्स एट हिज टेबल। और डीके शिव कुमार के लिए बड़ा चैलेंज है, और उसके साथ साथ और उस चैलेंज से निपटने के लिए उनको सिद्धारमैया का साथ चाहिए। जो अभी तक जो संकेत है उनके अनुसार उनका साथ शायद मिल जाए उनको, और उनका जो बेटा है यतीन्द्र, जो कि डॉक्टर था, प्रोफेशनल डॉक्टर, वो शायद कैबिनेट मिनिस्टर हो जाए, क्योंकि उसने अपने सक्सेशन का काम मैं समझता हूँ कर लिया है। और डीके शिव कुमार के बाद हु आफ्टर डीके शिव कुमार और नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप कौन होगी, उसका भी मामला उसने सुलझा लिया है। और कांग्रेस को उसमें उनको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति तो क्लीन स्लेट के साथ आ रहा है। और सिद्धारमैया जो अपने आप को देवराज अर्श 2 बनाया है, उसने कांग्रेस का, देखिए जब कांग्रेस टूटी थी तो बहुत से बड़े चमकते हुए चेहरे देवराज अर्श कांग्रेस में चले गए थे। उसमें अंबिका सोनी भी थी और शायद शरद पवार भी थे। तो मेरा यह मानना है कि सिद्धारमैया बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री नहीं है, बाहैसियत कर्नाटका नेता और बैकवर्ड कास्ट के जो नेता हैं वहां पर, वो फिट बैठते हैं राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिकल लाइन के साथ भी। और आज के दिन हालांकि हाल ही में राहुल ने कहा है कि अब तो इट इज गोइंग टू बी पुअर वर्सेस द रिच, क्योंकि ये जो अभी आपातकाल आया हुआ है
जिसके चलते इतनी महंगाई बढ़ रही है, पुअर वर्सेस द रिच। ये तो हमेशा से ही था, पुअर वर्सेस द रिच। और जो क्लास स्ट्रगल था, वो क्लास स्ट्रगल देखिए, राहुल गांधी को शायद समझ में आ गई होगी, शायद पता ही होगा उसको कि ओबीसी इज नॉट कास्ट, इट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड पुअर वर्सेस द रिच इज अ क्लास स्ट्रगल, जिसकी बात तमाम इतने बरस जो हमारी लेफ्ट पार्टीज है वो करती रही। लेफ्ट की पूरी मूवमेंट इज अराउंड क्लास स्ट्रगल। तो मैं समझता हूँ कि क्लास, अब जो क्लास का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। क्लास इज व्हाट, क्लास कैसे क्रिएट होती है? विद द ह्यूमन अर्ज टू पोजेस। और जो ह्यूमन अर्ज टू पोजेस है आज के दिन, वो अपार है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ लोगों के पास अपार संपदा है और कुछ लोग हैंड टू माउथ है और कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। ये जो अनइवन डेवलपमेंट हमारे देश में है, इससे निजात पाना है। और वो कैसे होगा? राष्ट्रीय स्तर पर। और उसकी शुरुआत देखिए, जब सिद्धरामैया बने तो मैंने कहा कि here is a man who can be projected nationally by the Congress party to counter the BJP's communal pitch। मैंने उस वक्त लिखा था और कई लोगों ने मुझे कहा कि it is too early to say that। It is never early to plant a seed of thought in somebody's mind। और मैं ढूंढ रहा था, मैं ला नहीं पाया, वरना I could have shown it to you on the screen कि मैंने उस वक्त लिखा था। और मैंने सिद्धरामैया को I shouldn't be saying this, but I happened to speak to him। I could speak to him, first interview I did after he was named the chief minister। और मुझे याद है कि उसने जो बातें कही थी, वो अब दोबारा कभी चर्चा होगी तो मैं उसमें वो ले आऊंगा निकाल के क्लिप। और मैं समझता हूँ कि सिद्धरामैया is still a big asset for the Congress party as a Congress leader in Karnataka। और सिद्धर अब आज के दिन जो साउथ में इनके पास जो कॉम्बिनेशन है, रेवंत रेड्डी, सतीशन, सिद्धरामैया, और जो तमिलनाडु में इनको हस्तक्षेप मिला है सरकार में पहली बार कई वर्षों के बाद, 60 के दशक के बाद, वो भी एक पॉजिटिव चैप्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है। और विजय की मुलाकात होनी है मेरे कल 11 तारीख को, 11 तारीख को जब वो यहाँ आएंगे तो और विजय के फादर ने तो कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है इसकी सरकार को तो कांग्रेस कैन रीलिव, कैन रिक्रिएट इट्स पास्ट। उनके पिता ने कहा था, विजय के पिता ने। तो शायद वो पुराने कांग्रेसी हैं, जो भी है, लेकिन ये चर्चा कांग्रेस के भविष्य पे नहीं है। ये चर्चा मैं समझता हूँ कर्नाटक के भविष्य पे है और ये चर्चा राष्ट्र के भविष्य पे है।